रांची में एक जगह है कोकर। वैसे तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इसी के साथ कुछ और इलाका भी लगता है जो बिल्कुल साथ में सटा हुआ है, वो रिहायशी इलाका भी है। अब क्या है, जो रांची है वो झारखंड की राजधानी है, इसलिए इसका जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है। यहीं पर जो कोकर चौक से काटा टोली की ओर जाने वाली जो सड़क है, वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसे लोग रिवर्स अपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। ये काफी ऊंची और शानदार बिल्डिंग है। जब इमारत बड़ी है, सुंदर है, तो उसमें रहने वाले लोग भी बड़े होंगे। इसलिए रिवर्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 में डॉक्टर सुकांत सरकार अपने परिवार के साथ रहते थे। सुकांत सरकार डॉक्टर तो थे ही, आर्मी से रिटायर भी हुए थे, इसलिए लोग इन्हें काफी इज्जत करते थे। समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। इसी वजह से ये भी था कि सामाजिक आदमी थे, हर छोटे बड़े का सम्मान करते थे, मिलनसार स्वभाव के थे और हर किसी से मिलते जुलते और बातचीत करते रहते। इसलिए लोग उन्हें काफी मान सम्मान देते थे। उनका बेटा था सुमित सरकार, जो नोएडा की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे दर पर नौकरी करता था। यानी उसका जो पद था वो काफी ऊंचा था, ठीक है, काफी अच्छी जगह जॉब करता था और एक अच्छा उसका स्टेटस था वहां पर, ठीक है। सुमित ने नोएडा में अपना मकान ले रखा था। नोएडा में अपना मकान होने की वजह से सुकांत सरकार पत्नी के साथ कभी रांची में रहते थे तो कभी बेटे के पास नोएडा जाकर रहते थे। इस तरह से इस परिवार का नोएडा और रांची में आना जाना लगा रहता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। साल 2006 में सुकांत सरकार ने खूब धूमधाम से बेटे सुमित की शादी करी। बेटे सुमित का विवाह कोलकाता की मधुमिता के साथ किया। मधुमिता पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी। उसने ससुराल में आकर सबका दिल जीत लिया। सबसे अच्छे से व्यवहार करती, कामकाज करती, जैसे हर इंसान को चाहिए होता है कि उनकी जो बहू आए वो उनको बहुत दिल से एक्सेप्ट करे, है ना। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाएं, तो बिल्कुल मधुमिता वैसी ही थी। बहुत अच्छे से सबके साथ उसका बिहेवियर रहता, काफी कुशल थी, संस्कारी थी। इसलिए पति ही नहीं बल्कि सास ससुर भी उसे बहुत प्यार करते, उसका सम्मान भी करते और उसे वो बेटी की तरह रखते। अब घर में वो सब होता जो वो चाहती थी। बस इस बात का ख्याल रखती थी कि उसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे घर के किसी सदस्य का दिल टूट जाए या उसे ठेस पहुंचे। सास ससुर के साथ रांची में रहती थी तो कभी पति के साथ नोएडा में। कुछ सालों बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम रखा गया शमिता। इस परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। छोटा परिवार था, इसलिए सभी बहुत खुश रहते। ऐसे में एक दिन आता है 9 अक्टूबर 2016। इसी रिवर्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 में यानी सुकांत सरकार के फ्लैट में एक भयानक खबर निकलकर बाहर आती है और ये खबर ऐसी थी जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि इनके फ्लैट में 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और सुकांत सरकार बुरे तरीके से घायल थे। जिन लोगों को मौत हुई थी उनमें सुकांत सरकार की 60 साल की पत्नी अंजना, उनका 35 साल का बेटा सुमित, सुकांत सरकार के भतीजे की पत्नी और बेटे की बेटी शमिता तथा भतीजे की बेटी सुमिता शामिल थे। इस तरह अचानक 5 लोगों की मौत और घर के मुखिया का बुरे तरीके से घायल हो जाना। इस खबर से अपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि पूरे रांची शहर में सनसनी फैल गई। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हक्का बक्का रह गया। एक तरह से ये बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली घटना थी। इसकी जानकारी लोगों को तब हुई जब पुलिस अपार्टमेंट पहुंची और पुलिस को सूचना सुकांत सरकार के इसी शहर में रहने वाले भांजे ने दी। वे उनको फोन कर रहा था, वो फोन नहीं उठा रहे थे। फिर उसके बाद उसने बाकी घर के जो मेंबर्स हैं उनको फोन किया तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। अब घर का एक मेंबर तो बिजी हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे लोग उसका फोन ना उठाएं। तब उसको वजह से बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी और ऐसे में उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ऐसे में वो फोन करता रहा लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसकी चिंता बढ़ गई और उससे रहा नहीं गया और वे मामा सुकांत सरकार के घर जा पहुंचा। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने घंटी बजाई, दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया, जो दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खुला। उसने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही जो वहां की पुलिस थी वो रिवर्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 पर जा पहुंची। पुलिस किसी तरीके से दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलने पर जब सभी अंदर गए तो अंदर का दृश्य इतना भयानक था कि घर के अंदर एक कमरे में 5 लाशें पड़ी थी, जिसमें सुकांतों के बेटे, पत्नी, भतीजे की पत्नी और 2 बच्चियों की लाशें थी, पर इनके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट के निशान नहीं थे। दूसरे कमरे में अकेले सुकांत सरकार ऐसे थे जिनकी सांसें अभी चल रही थी, पर वो बुरे तरीके से घायल थे। उनका पूरा शरीर खून से लटपट था। उनके पास एक बड़ा सा चाकू पड़ा था और उस पर भी खून लगा हुआ था। उसी चाकू से उन पर वार भी हुए थे। पुलिस ने तुरंत सुकांत सरकार को अस्पताल भिजवा दिया। शायद समय पर इलाज मिलने की वजह से उनकी जान बच जाए।
अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद ही वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए आखिरकार उनकी सांसें थम गई। उनकी भी मौत हो चुकी थी। इस तरह के एक ही परिवार के 6 लोगों की एकाएक मौत हो जाना, पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करा। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इसके बाद बाकी के 5 लाशों का पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अब पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो इंतजार था, जब वो रिपोर्ट आती है तो सबको चौंका कर रख देती है, क्योंकि उनको एक चीज का यानी एक दवाई का ओवरडोज दिया गया था जो उनकी मौत का कारण बना, जो कि एक जहर है। अकेले सुरकान सरकार ऐसे थे जिनके पेट पर चाकू के 14 घाव थे और इसी वजह से उनकी मौत सबसे बाद में अस्पताल जाकर हुई। पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू करी तो पूछताछ में कुछ ऐसा सामने आया जिसे सबने चौंका कर रख दिया। जिस समय ये घटना घटी तो सुकान सरकार की बड़ी बहू यानी सुमित सरकार की पत्नी मधुमिता सरकार नोएडा में थी, इसलिए वह बच गई, जबकि उसके पति की रांची में होने की वजह से उसकी मौत हो गई। फ्लैट की तलाशी होने की वजह से मौत का कारण सामने आया। ऐसे कागजात मिले जिससे साफ पता चलता है कि ये पूरा परिवार जो था वो बहू की उत्पीड़न से परेशान था। वालों से पूछताछ में ये बात सामने आती है कि आगे की जांच और पूछताछ में जो कहानी निकल कर आती है। अब इसके बाद जो स्टोरी निकल कर आई, जब पूछताछ की गई, कागज ऐसे मिले, सबूत ऐसे मिले कि जो भी परिवार के सदस्य आज इस दुनिया में नहीं है वो अपनी बहू से बहुत ज्यादा दुखी थे, इतने ज्यादा प्रताड़ित थे कि उन्होंने अपने आप को मारने का फैसला करा कि आखिरकार कैसे हो सकता है। वही बहू जिसकी स्टार्टिंग में बताया गया था कि वो इतनी अच्छी थी, बहुत खुशियां लेकर आई थी, सबका ख्याल रखती थी, कोशिश करती थी किसी को ठेस ना पहुंचे, तो आखिरकार ऐसा उसने क्या कर दिया और ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से एक ही घर के 6 सदस्य आज इस दुनिया में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो मधुमिता थी, जो इस घर की बहू थी, बड़ी बहू थी, वो सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। ससुराल वाले भी उसको अपनी बेटी की तरह रखते थे, उसको लाड प्यार देते थे, उसका ध्यान रखते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी एक और बहन होती है मौमिता, जो कि कोलकाता में किसी आश्रम में रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, वो अपने ससुराल वालों से कहती है कि उसकी मुझे आगे फर्दर उसको पढ़ाना है, तो क्या मैं उसको अपने पास बुला लूं। अब उसका बिहेवियर इतना अच्छा था मधुमिता का कि उसके ससुराल वाले एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो यहाँ पर आराम से रह सकती है बिल्कुल, और यहाँ से अपनी आगे की स्टडीज कर सकती है, और हम उसको अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे, जैसे तुम हमारी बेटी हो वैसे वो भी हमारी बेटी होगी, और छोटी है तो प्यार तो लेगी। बस मधुमिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो तुरंत अपनी बहन को फोन करती है और उसके बाद अपनी बहन को यहीं बुला लेती है। तो जब मधुमिता जाती है अपने नोएडा अपने हस्बैंड के पास, तो वो उसके साथ वहां चली जाती है, तो कई बार रांची रहती है, तो वो भी इस तरीके से नोएडा रांची आना जाना उसका अब लगा रहने लगा, और वो रांची में परमानेंटली सेटल हो गई, अपनी वहां से पढ़ाई करने लगी, अब घर के काम काज भी करने लगी। अब बट ऑब्वियस है, मधुमिता जिस नेचर की थी, सबका ख्याल रखना, सबके टेस्ट का ध्यान रखना कि किसको कैसा खाना पसंद है, मिर्ची वाला या चाय किस तरीके की पसंद है, जो भी चीजें होती हैं फैमिली मेंबर जो बहू ध्यान रखती है, वैसे ही उस तरीके से उसकी छोटी बहन जो थी मौमिता, वो भी रखने लगी। अब ऐसे में उसने सबका दिल जीत लिया, वो मधुमिता से भी ज्यादा सबकी फेवरेट हो गई। अब धीरे धीरे घर वालों का जो प्यार था और जो स्नेह था, जो व्यवहार था, वो मौमिता के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अब वो दोनों को कंपेयर करने लगे, यानी कि वो ये कहने लगे जो मौमिता है वो और ज्यादा बेहतर है मधुमिता से, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है नेचर में, पोलाइट है, घर का हर मेंबर का ख्याल रखने के लिए एक पैर पे खड़ी रहती है, हमेशा तैयार रहती है, अपने बारे में तो सोचती ही नहीं है, सिर्फ उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा परिवार। तो ऐसे में उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया, यानी उन्होंने अपनी घर की बहू बनाने का फैसला लिया, उसको छोटी बहू बनाने का। अब उनका कोई रियल जो था एक और बेटा तो नहीं था, लेकिन यस, उन्होंने उसकी शादी अपने भतीजे से करने की सोची, जिसका नाम था पार्थिक। यस, उन्होंने सोचा कि यस, वो उससे उसकी शादी कर देते हैं, वो काम में बिजी रहता है, तो जब वो कभी आया करेगा तो वो अपने हस्बैंड के साथ रह लेगी, और ऐसे वो कभी कभी रांची में रह लेगी। मतलब वो उनकी इतनी ज्यादा फेवरेट हो गई थी कि उनको लगा कि ये उनके लिए परफेक्ट बहू है, इससे अच्छी लड़की उनको मिल ही नहीं सकती पार्थिक के लिए। हुआ भी ऐसा, उन्होंने अपने भतीजे के साथ उसकी शादी कर दी। इसी तरह मधुमिता की छोटी बहन मौमिता सुकान सरकार के घर की दूसरी बहू बन गई। मौमिता का विवाह भले ही सुकान सरकार के भतीजे पार्थिव के साथ हुआ था, लेकिन वो रहती यहीं पर थी। सुकान सरकार के परिवार के साथ ही पार्थिव अलग रहता था, इसलिए कभी वो अपने चाचा के घर आ जाती, तो कभी मौमिता अपने पति के साथ उसके घर चली जाती। उसका आना जाना लगा रहता, लेकिन वह ज्यादातर सुकान सरकार के परिवार के साथ ही रहती। इस तरह सुकान सरकार के परिवार में अब 7 लोग हो गए थे। उनकी पत्नी अंजना, बेटा सुमित, दोनों बहुओं की एक बेटियां। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब सरकार परिवार छोटी बहू यानी मधुमिता की छोटी बहन मौमिता पर कुछ ज्यादा मेहरबान होने लगा। जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो उससे ज्यादा प्यार करने लगे, उससे ज्यादा उसके नेचर से
बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे, उनको वो बहुत अच्छी लगने लगी कि वो सबका बहुत ख्याल रखती है। बस यही दोनों बहनें यानी जो जेठानी और देवरानी बन चुकी थी, उनके बीच नफरत ने जन्म ले लिया, जिसकी लपेट में धीरे धीरे पूरा परिवार आ गया। मधुमिता यानी सुमित की पत्नी इस जलन की लपटों में कुछ इस तरह से झुलसी, अपनी ही सगी बहन और अपने ही पति पर ये इल्जाम लगा दिया कि दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है। दोनों फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर उसने ये भी इल्जाम लगाया कि उसका जो मेरी जो छोटी सिस्टर है यानी मधुमिता की जो सिस्टर होती है मौमिता, उसका जो नाजायज संबंध उसके ससुर के साथ भी है। तो वो एक ही घर में दो लोगों के साथ नाजायज संबंध रखती है। यहाँ पर भी उसको शांति नहीं मिली। उसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी, कहा कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारते हैं, दहेज उत्पीड़न यानी दहेज की मांग करते हैं, और इस तरीके से जो मेरी बहन है उसका गलत संबंध है इस परिवार में यानी मेरे पति और ससुर के साथ। ये सारी कंप्लेंट उसने पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखवा दी। इसके बाद इस तरीके के झूठे इल्जाम से एक प्रतिष्ठित परिवार के लोगों पर जो आरोप लगाया गया, तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। परिवार वालों का क्या हाल हुआ होगा। बहू द्वारा लगाए गए इन इल्जाम से पूरा सरकार परिवार हिल गया। इतना ही नहीं, मधुमिता बार बार दहेज उत्पीड़न केस दर्ज करवाती, धमकी देने लगी। वे खुद तो धमकी देती ही और कई एनजीओ यानी स्वयं सेवी संस्थाओं से भी सरकार परिवार को धमकी दिलाती। वो लोग मधुमिता के इस बिहेवियर से बहुत परेशान थे। इस तरह की बातें करके इस तरह से सरकार परिवार को डराया जाने लगा। अक्सर उनके घर पुलिस आने जाने लगी, जो कभी समझाती तो कभी कहती कि आप पढ़े लिखे लोग हो, प्रतिष्ठित लोग हो, फिर भी बहू को क्यों परेशान करते हो और इस तरह की ओछी हरकतें क्यों कर रहे हो। जहाँ उन्हें जलील किया जाता, बेइज्जती की जाती। मधुमिता के पति सास ससुर पर कई मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, जिसमें दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ित करने वाले थे। सुकान सरकार ही नहीं, उनका पूरा परिवार इस तरह की बातों से शर्मिंदगी महसूस करता रहा, क्योंकि वो जो सफाई देते उनकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता। इससे पूरा परिवार दिमागी तौर पर बहुत परेशान रहने लगा। उनके को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वे सभी मधुमिता से पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो किसी बात का जवाब ही नहीं देती। इस तरह कभी घर की अच्छी कही जाने वाली बहू ने पूरे परिवार की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। इस तरह से सभी का जीना हराम कर दिया। और इस सब का परिणाम आया 9 अक्टूबर 2016 को, जब घर के 6 लोगों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। एक दिन पहले सुकांतु सरकार ने संकेत भी दिया था कि अगर घर के हालात ऐसे ही रहे तो कुछ समय ऐसा गुजरेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन किसी को नहीं पता था और ना ही विश्वास था कि इस घर के एक साथ 6 लाशें उठेंगी, यानी कि 6 लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन 9 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ, किसी तरह 6 लोगों की मौत को गले लगाना दिल दिलाने वाली घटना सामने आती है। पुलिस जांच में घर में जो कागजात मिले उनमें मौतों की वजह का पता चलता है। इन मौतों का सारा इल्जाम घर की बड़ी बहू मधुमिता पर लगाया गया। उसी की ओर इशारा किया गया। ये जो कुछ भी है उसी की वजह से है। जांच में पता चलता है कि सभी की रजामंदी के बाद सुकान सरकार ने ही सभी को ओवरडोज यानी जो मैंने बताया एक तरह का जहर का इंजेक्शन दिया था। बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, इसलिए उन्हें भी इस तरीके के इंजेक्शन दिए गए। ठीक है, तो उसके बाद कोई नहीं बच सकता और आराम से हम सब इन सब बेइज्जती वाली जिंदगी से छुटकारा पा लेंगे, ऐसा सुकान सरकार ने खुद सोचा और उसके बाद खुद पर 14 चाकुओं से वार करे। इस मामले की जांच में पुलिस ने कागजों में जो लिखा, रिश्तेदारों द्वारा भी वही सब चीजें सामने आई। इन मौतों के लिए मधुमिता ही जिम्मेदार है। पुलिस के हाथ जो सबूत लगे उसमें साफ हो गया कि मधुमिता की वजह से ही पूरे परिवार की मौत हुई है। उसी की प्रताड़ना से तंग आकर परिवार ने मौत को गले लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने मधुमिता पर मौत के लिए मजबूर करने के लिए केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद इन सब मौत की वजह को प्रूव कर उसके बाद पुलिस ने इन सारे मौतों की वजह जो है मधुमिता को मानते हुए उसके लिए आगे जो अरेस्ट वारंट है वो जारी हुए और उसको अरेस्ट करने वो नोएडा पहुंच गई। लेकिन जहां नोएडा पहुंची, जिस एड्रेस पे जो पुलिस के पास था, वहां पे वो अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद किसी ने बताया कि वो रांची में रहती है, लेकिन रांची में भी जब तक पुलिस पहुंचती उस एड्रेस पर वो एड्रेस बदल लेती। लेकिन आखिरकार 2023 का वो दिन था जब मधुमिता को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची का एक फाइनल एड्रेस पुलिस के सामने आता है, ठीक है, और वहां से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और रांची से उसे कोलकाता की पुलिस को हवाले किया जाता है। कोलकाता की अदालत में उसे पेश किया जाता है, जहां से कि वापस उसे रांची लाया गया और सिविल कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसे जेल भेजा जाता है। इसके बाद में ये सारा जो मामला था अभी तक चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में है। आगे क्या फैसला आता है, कब उसको मौत की सजा होती है,
ये फर्दर चीजें अभी आनी बाकी हैं इस केस के बारे में। उसके बाद पुलिस अब उस एनजीओ की भी तलाश कर रही है जो कि इस परिवार को धमकियां देता था, है ना, मधुमिता के कहने पर। वो चाह रहे हैं जानना, पूरी सच्चाई जानना चाह रहे हैं कि उसके पीछे और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वो सच्चे थे या उन्होंने पैसा खाकर इस तरह से धमकी दी थी और आज कहीं वो लोग भी तो इस पूरे परिवार की मौत के जिम्मेदार तो नहीं। तो बस पुलिस छानबीन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में कि एक अच्छा इंसान कब क्या कर देना कुछ नहीं पता। जेलस वो चीज है जो एक अच्छे इंसान को कब दुश्मन बना देती है और अपने ही परिवार का। जो ये लड़की इतनी अच्छी थी, समझदार थी, एजुकेटेड थी, उसने आज इतना बड़ा क्राइम कर दिया। आज के समय में लोगों की जलन, गुस्सा, ईर्ष्या इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो सामने वाले को चाहते ही नहीं कि कोई उनकी तारीफ करे। वो चाहते हैं हर जगह वो ऊपर रहे, वही सक्सेस हो, उन्हीं की तारीफ हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप अपनी हार को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सामने रिश्ते को जुड़ना ही नहीं देखना चाहेंगे, तो यस, आपका भी यही अंजाम होगा मधुमिता वाला। आपकी जिंदगी भी सलाखों के पीछे बीतेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है। मैं जरूर इंतजार करूंगी और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप इस तरह की खबरें या और जो भी लेटेस्ट न्यूज है उसको देख सकें।